सो हाय एवरीवन। मैंने देखा यार बहुत सारे बच्चों को ना इंटरेस्ट में प्रॉब्लम आ रही थी। और कल मैंने आपको मैराथन में बोला भी था कि मैं इंटरेस्ट की डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। तो एक काम करते हैं, जहां जहां पे भी इंटरेस्ट वर्ड है ना अपने क्वेश्चन बैंक के अंदर, हम उसको एक बार सर्च कर लेते हैं। और इंटरेस्ट से रिलेटेड मैं आपको सारे प्रोविजन बता दूंगा। अगले 20 मिनट के अंदर पूरा का पूरा इंटरेस्ट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इंटरेस्ट से क्वेश्चन पूछता है इंस्टीट्यूट। बहुत जगह इंटरेस्ट पूछता है। ठीक है, तो कंट्रोल एफ करके अपन ने इंटरेस्ट डाला। और आप देखो 365 जगह पे इंटरेस्ट लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम 365 इसमें बहुत ज्यादा रिपीटेटिव होगा। ठीक है, एक बार इसको चेक कर लेते हैं। आ जाओ। फर्स्ट वर्ड इंटरेस्ट का लिखा हुआ है आपका सप्लाई चैप्टर के अंदर। तो देखो इसके अंदर ये वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18, इसमें अब आपको पता है, देखो ये वैल्यूएशन वाला प्रॉब्लम है। वैल्यूएशन के अंदर इंटरेस्ट जहां जहां पे भी इंटरेस्ट है ना, पूरी आइडेंटिटी के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ। अब इंटरेस्ट वैल्यू में ऐड होता है, आपको मालूम है, एज पर सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 इंटरेस्ट वैल्यू में ऐड होता है। और ये इंटरेस्ट जो मिलता है ना, इसको हम इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी मानते हैं बाय डिफॉल्ट। अगर क्वेश्चन बोल देता है कि इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी, तब तो मानना ही है। और क्वेश्चन अगर साइलेंट है तो भी हमें बाय डिफॉल्ट क्या मानना है, इंटरेस्ट को इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी मानना है। और इंटरेस्ट के अंदर हमको फिर उसको बिफोर जीएसटी ऐड करना रहेगा उसको। ठीक है, तो ये फर्स्ट वाले क्वेश्चन में था। अब इससे रिलेटेड बहुत सारे, देखो ये ना क्वेश्चन में इंटरेस्ट था, तो आंसर में भी 4-5 बार लिखा हुआ होगा, बस वही बात लिखी हुई है। सेम यही वाली बात इस क्वेश्चन के अंदर है। ये क्वेश्चन में 23 के अंदर आया था आपके लास्ट टाइम के अंदर, उसमें भी इंटरेस्ट ऑफ दिस लिखा हुआ था, तो उसको इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी क्वेश्चन में लिखा हुआ था, नहीं लिखा होता तो भी हम क्या मानते हैं, इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी मानते हैं। ठीक है, अभी 15 मिनट में सारा इंटरेस्ट हो जाएगा, फिर मैं एंड में समरी बता दूंगा आपको। अब कंपोजिशन स्कीम में इंटरेस्ट लिखा हुआ है, तो सुनना मेरी बात। एग्रीगेट टर्नओवर की जो डेफिनेशन होती है ना, अगर रजिस्ट्रेशन चैप्टर की बात करें, तो उसके अंदर एग्रीगेट टर्नओवर के अंदर इंटरेस्ट इंक्लूडेड रहता है। लेट्स सपोज आपका टर्नओवर है 19 लाख का, और आपको इंटरेस्ट मिला 2 लाख रुपए का, तो आपका एग्रीगेट टर्नओवर 21 लाख रुपीज माना जाएगा और आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। अब आप बोलोगे ये तो गलत है, बट है जो ये। ठीक है, बट अगर कंपोजिशन स्कीम की बात करें, तो कंपोजिशन स्कीम के अंदर जो आपकी थ्रेशोल्ड की लिमिट होती है 75 लाख या 50 लाख या 1.5 करोड़ की, जो भी आपकी कंपोजिशन स्कीम लिमिट होती है, केस टू केस डिफर करती है, उसके अंदर इंटरेस्ट की कंपोनेंट को ऐड नहीं करते। लेट्स सपोज आपका टर्नओवर है 145 लाख रुपीस, नॉर्मल जो टर्नओवर है, और इंटरेस्ट आपको मिला 10 लाख रुपीस का, तो आपका टर्नओवर 155 लाख ना मान के 145 लाख ही मानेंगे। बट रजिस्ट्रेशन चैप्टर के अंदर क्या होता है, इंटरेस्ट इंक्लूड होता है एग्रीगेट टर्नओवर के अंदर, बट इसके अंदर इंक्लूड नहीं होता। अब यहाँ पे यही बात लिखी हुई है कि कोई पर्सन है, उसका रेस्टोरेंट सर्विस जो है, रेस्टोरेंट सर्विस पे भी कंपोजिशन स्कीम मिलती है, आपको पता है 5% की रेट से। अब रेस्टोरेंट सर्विस पे 140 लाख रुपीस का इसका टर्नओवर था, और बैंक से इंटरेस्ट मिल रहा है भाई को 20 लाख रुपीस का। तो अब इसका एग्रीगेट टर्नओवर हमको 140 लाख ही मानना है, ना कि 160 लाख मानना है। ये आपको ध्यान रखने वाली बात थी। ठीक है जी, इसी तरीके से अगले क्वेश्चन के अंदर भी यही बात होगी, और कुछ नहीं है। ठीक है, अब ये बहुत सारे पॉइंट आंसर में इतनी जगह इंटरेस्ट लिखा हुआ होगा, लेकिन आप समझ गए मैं क्या कहना वाला था। एक बार वीडियो को लाइक कर दो जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया ना। वैसे तो कल काफी लोगों ने कर लिया, लेकिन सब्सक्राइब करते ना, मैं जनरली बोलता नहीं हूँ, लेकिन मेरे ख्याल से काफी हेल्पफुल वीडियो रहेगा आपके लिए। अच्छा, अगला पॉइंट पे आ जाओ, एग्जाम्पशन में आ जाते हैं। इंटरेस्ट रिसीव ऑन एफडी ऑफ द कंपनी विद धन वर्षा बैंक। अब आपको पता है इंटरेस्ट ऑन लोन्स एंड एडवांसेस क्या होता है, चैप्टर के हिसाब से एग्जाम्प्ट होता है इंटरेस्ट ऑन लोन्स एंड एडवांसेस। ठीक है जी। अच्छा, एक बात और, मैंने आपको क्या बोला था कि जो इंटरेस्ट है ना, एग्रीगेट टर्नओवर रजिस्ट्रेशन में तो इंक्लूड होता है, लेकिन कंपोजिशन स्कीम में इंक्लूड नहीं होता। अब बात करते हैं आईटीसी चैप्टर की। आईटीसी चैप्टर के अंदर भी इंटरेस्ट का बहुत बड़ा रोल है। तो देखना मेरी बात ध्यान से। अगर हम आईटीसी चैप्टर खोलें, तो आईटीसी चैप्टर के अंदर क्या इंटरेस्ट, अब जैसे इंटरेस्ट वैसे तो एग्जाम टर्नओवर में आना चाहिए ना इंटरेस्ट, क्योंकि अभी अपन ने एग्जाम्पशन चैप्टर के अंदर देखा कि इंटरेस्ट ऑन लोन्स एंड एडवांसेस एग्जाम्प्ट होता है। बट आईटीसी चैप्टर के अंदर ध्यान रखिएगा, मैंने एक पूरा चार्ट बना रखा है आपको, कि एग्जाम टर्नओवर के अंदर वैसे तो इंटरेस्ट इंक्लूड होता है, लेकिन आईटीसी चैप्टर के हिसाब से हम एग्जाम टर्नओवर में इंटरेस्ट को इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, आईटीसी के अंदर वो अपन करते हैं ना कैलकुलेशन, कॉमन आईटीसी इनटू एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ एग्जाम सप्लाई डिवाइडेड बाय टोटल टर्नओवर, करते हैं ना अपोर्शनमेंट करने के लिए। तो यहाँ पे एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ जो एग्जाम सप्लाई है ना, वैसे तो इंटरेस्ट एग्जाम सप्लाई है, बट इसको इंटरेस्ट को हम क्या एग्जाम सप्लाई में इंक्लूड नहीं करेंगे आईटीसी चैप्टर के अंदर। ये ध्यान रखना है आपको। क्या टोटल टर्नओवर के अंदर इंटरेस्ट को इंक्लूड करेंगे आईटीसी के अंदर? हाँ, टोटल टर्नओवर में इंक्लूड करेंगे, बट एग्जाम सप्लाई के अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे। तो मैंने आपको इस चार्ट में क्या लिखा हुआ है कि एग्रीगेट टर्नओवर के अंदर तो ये जो तीनों आइटम है ना जो एक्सक्लूड किए हुए हैं, वो तीनों ही ऐड होंगे। जो इंक्लूड किए हैं वो तो होंगे ही होंगे टोटल टर्नओवर में, बट जो एक्सक्लूड किए हैं वो भी होंगे। बट एग्जाम सप्लाई के अंदर इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं होगा इस चैप्टर के अंदर। ये काफी क्रक्स क्रक्स बता रहा हूं मैं आपको। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि यार ये तो बड़ा लिंकेज हो रहा है, पर क्या करें, हम एग्जाम से एक दिन पहले तो यही होगा। चलो,
तो इंटरेस्ट रिसीव ऑन लोन्स एंड एडवांसेस एग्जाम्पशन चैप्टर का पॉइंट है, इस पे जीएसटी नहीं लगेगा, एग्जाम्प्ट है। आगे आ जाओ। तो अब ये इसमें नील लिखा हुआ है, ठीक है, तो यही बात लिखी हुई है, इंटरेस्ट रिसीव ऑन बैंक तो एग्जाम्प्ट है, और रिपीटेटिव पॉइंट्स हैं सारे, ठीक है। ये भी सेम वही पॉइंट है कि आपको वैल्यूएशन वाला पॉइंट है कि आपको इंटरेस्ट का पैसा मिला, आपने डिले कर दिया था पेमेंट करने से, तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ा, तो इंटरेस्ट वैल्यू में इंक्लूड होता है एज पर 15 सबसेक्शन 2, और इंटरेस्ट को एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी मान के आपको इंक्लूड करना पड़ता है, तो ये वैल्यूएशन के अंदर लिखा हुआ है। पूरा आईडीटी में जहां जहां पे कस्टम में जीएसटी में जहां जहां पे भी इंटरेस्ट है ना, वो पूरा मैं आपको बता रहा हूँ। और बहुत जगह वेस्ट भी है, मतलब कोई काम का नहीं है तो उसको इग्नोर कर देंगे, ठीक है। तो ये पे ये वाला पॉइंट भी यही है। ये वाला जो क्वेश्चन नंबर 20 है ना, ये लास्ट अटेम्प्ट में जिनका रिपीटेटिव अटेम्प्ट है उनको पता होगा, एज इट इज केस स्टडी उठ के आई थी 8 नंबर की, जो एमसीक्यू आते हैं ना, सेम यही क्वेश्चन को केस स्टडी में कन्वर्ट कर दिया था, और इसमें भी इंटरेस्ट चार्ज किया, तो इंटरेस्ट इंक्लूड होता है वैल्यू के अंदर, अपन ने बता दिया मैंने आपको। अगले क्वेश्चन के अंदर भी यही है कि इंटरेस्ट मिला डिले पेमेंट का, तो ये वैल्यू में ऐड करना पड़ेगा। फटाफट फटाफट आगे बढ़ते हैं, ये कोई काम का नहीं है, बस वो वही वैल्यूएशन ही चल रहा है, एक ही पॉइंट है जो बार बार मैं आपको बता रहा हूँ। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 44, इसमें पूछा है कि एग्रीगेट टर्नओवर बताओ और एग्जाम टर्नओवर बताओ, ठीक है, ये पूछा है आपसे, आपसे एग्जाम टर्नओवर पूछा है। अब एग्जाम टर्नओवर दो तरीके से पूछा है इस क्वेश्चन के अंदर, एक तो नॉर्मल एग्जाम टर्नओवर पूछा है, और एक आईटीसी चैप्टर के हिसाब से एग्जाम टर्नओवर पूछा है, ठीक है। आईटीसी अंडर सेक्शन 17 सबसेक्शन 3, दो तरीके से एग्रीगेट टर्नओवर पूछा है इसके अंदर, एग्जाम टर्नओवर। अब अगर जैसे अपन बात करें इंटरेस्ट रिसीव ऑन एफडी विद नेशनलाइज बैंक, ये एग्जाम टर्नओवर में इंक्लूड होगा नॉर्मल तरीके से, जैसे नागपुर में, नागपुर जो यूनिट है उसमें जो 1,08,000 रुपीज का इंटरेस्ट मिला है, वो एग्जाम टर्नओवर में इंक्लूड होगा नॉर्मल तरीके से, इन्होंने इंक्लूड भी कर दिया, ठीक है। बट अगर हम आईटीसी चैप्टर के हिसाब से निकालें, आईटीसी चैप्टर के हिसाब से निकालें तो इसको इंटरेस्ट को इंक्लूड नहीं किया। मैंने आपको अभी बताया कि आईटीसी चैप्टर के हिसाब से एग्जाम सप्लाई के अंदर इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं होता है, बट नॉर्मली होता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अंदर यही बात पूछी गई थी। आगे बढ़ो, इंटरेस्ट पे आ जाओ। अब आईटीसी चैप्टर के अंदर आ जाते हैं। आईटीसी चैप्टर के अंदर क्या होता है, सुनिएगा मेरी बात ध्यान से। देखो, इंटरेस्ट की रेट क्या होती है, पहली बात तो पूरे जीएसटी में जहां पे भी हमको इंटरेस्ट देना होता है ना, वो 18% की रेट से इंटरेस्ट देना पड़ता है। अब सपोज करो हमने रिटर्न लेट फाइल करी, ठीक है, टैक्स का पेमेंट लेट जमा कराया, तो इंटरेस्ट कब से लगता है कि जो भी ड्यू डेट होगी ना, उसके अगले दिन से इंटरेस्ट लगना शुरू होगा, और कब तक इंटरेस्ट लगेगा, जब तक हम एक्चुअल रीपेमेंट नहीं कर देते तब तक का 18% की रेट से हमको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, अगर हमने टैक्स जमा लेट कराया तो। अगला पॉइंट जीएसटी में क्या आता है कि अगर आपने क्या किया, आईटीसी को रॉन्गली यूटिलाइज कर लिया, रॉन्गली अवेल नहीं बोल रहा मैं, अगर आपने आईटीसी को रॉन्गली यूटिलाइज कर लिया, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान के चलो कि आपके पास कोई आईटीसी आपने ले ली जो कि आपको नहीं लेनी चाहिए थी, ठीक है, आपने आईटीसी अवेल कर ली जो कि आपको अवेल नहीं करनी चाहिए थी, और अब आप क्या कर रहे हो, सपोज करो कि आपकी जनवरी मंथ की लायबिलिटी थी, ठीक है, उसका आपने टैक्स जमा कराया लेट्स सपोज 16 फरवरी को, वैसे जो ड्यू डेट 20 फरवरी होती है, लेकिन आपने 16 फरवरी को टैक्स जमा कराने का सोच लिया, ठीक है, जीएसटी 3 भी भर दी, और जो आईटीसी आपको नहीं लेनी चाहिए थी जो आपने ले ली, अब आप उसको यूटिलाइज कर रहे हो 16 फरवरी को, मतलब उसको आप क्या कर रहे हो, जो भी आपकी लायबिलिटी थी उसमें से उसको यूटिलाइज कर रहे हो, ठीक है। तब वैसे तो यूटिलाइज नहीं करनी चाहिए थी क्योंकि वो आईटीसी अवेल ही गलत करी आपने। अब इस केस में इंटरेस्ट लगेगा 17 फेब से, और कब तक लगेगा इंटरेस्ट, जब तक आप उस पैसे का एक्चुअल में रीपेमेंट नहीं कर देते। अब आप बोलोगे सर इंटरेस्ट 21 फेब से क्यों नहीं लगेगा, नहीं, इस वाले केस में ऐसा है कि जिस दिन से आपने आईटीसी रॉन्गली यूटिलाइज करी उसके अगले दिन से इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाएगा, 17 फेब से शुरू हो जाएगा। और अगर आपने डिले पेमेंट किया, जैसे अभी वाले केस में बताया मैंने, फर्स्ट वाले केस में कि आपने टैक्स ही लेट जमा कराया, रिटर्न लेट फाइल करी, तो उस केस में ड्यू डेट के अगले दिन से इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाएगा 18% की रेट से, ठीक है जी। ठीक है, आगे बढ़ो। अब यही सारी बातें आईटीसी में लिखी हुई है, ठीक है, कि आपने आईटीसी रॉन्गली अवेल यूटिलाइज कर ली तो इंटरेस्ट कब से लगेगा, और आपने टैक्स का पेमेंट लेट किया तो ये पेमेंट ऑफ टैक्स चैप्टर के अंदर भी आपको देखने को मिलेगा। बस इसी की बातें दे रखी है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। बस वही पॉइंट्स हैं, इंटरेस्ट रिसीव ऑन इन्वेस्टमेंट इन एफडी विद अ बैंक, तो ये एग्जाम सप्लाई के अंदर इंक्लूड नहीं होगा लेकिन टोटल टर्नओवर में इंक्लूड हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी अच्छा है, क्वेश्चन नंबर 20।
मैंने एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का भी वीडियो डाला है ना आईटीसी का, मैंने आपको कल भी मैराथन में बोला था, जिनको लगता है कि भाई आईटीसी में थोड़ा नहीं बन रहा है तो वो क्वेश्चन का वीडियो जरूर देख लेना, लास्ट अटेम्प्ट में डाला था मैंने, ऐसा कोई अमेंडमेंट है नहीं। यही सारे पॉइंट दे रखे हैं ना। पेमेंट ऑफ टैक्स चैप्टर के अंदर मैंने आपको जो बताया कि इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा, अगर आपने लेट टैक्स जमा कराया तो अगले ड्यू डेट के अगले दिन से इंटरेस्ट देना पड़ेगा 18% की रेट से। क्या कहीं पे भी जीएसटी में 24% की रेट है? नहीं, 24% नहीं है, पूरे जीएसटी में 18% ही है। हमारी बुक में एक प्रिंटिंग एरर था, वो मैंने आपको क्लास में बता दिया था और यूट्यूब पे भी बता दिया था, तो हर जगह 18% ही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अगर डिपार्टमेंट से हमको इंटरेस्ट लेना हुआ जीएसटी के अंदर, तो ये प्रोविजनल असेसमेंट फाइनल असेसमेंट करके एक चैप्टर है, उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। अगर हमको डिपार्टमेंट से इंटरेस्ट लेना हुआ ना, तो हम डिपार्टमेंट से एप्लीकेशन फाइल करेंगे। सपोज करो कि हमको डिपार्टमेंट से कोई पैसा लेना है, राइट। अब हमने जिस दिन एप्लीकेशन फाइल करी ना, उसके 60 डेज तक अगर डिपार्टमेंट पैसा दे देता है हमें, ठीक है, तब तो कोई इंटरेस्ट डिपार्टमेंट देगा नहीं। और अगर डिपार्टमेंट ने 60 डेज में भी पैसा नहीं दिया फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन, तो 61st डे से डिपार्टमेंट हमें इंटरेस्ट देगा 6% की रेट से। ठीक है, पर अगर डिपार्टमेंट हमें जो पैसा दे रहा है ना, वो किसी कोर्ट के ऑर्डर या जजमेंट के कारण दे रहा है, ठीक है, हमने कोई अपील फाइल करी थी और कोर्ट ने डिसीजन दे दिया डिपार्टमेंट के अगेंस्ट, और इस कारण से डिपार्टमेंट को हमको पैसा लौटाना पड़ रहा है, और हमने जिस दिन एप्लीकेशन फाइल करी उसके 60 डेज के बाद भी अगर डिपार्टमेंट पैसा नहीं दे रहा है, ठीक है, लेट्स सपोज कोर्ट का ऑर्डर आया, एक एग्जांपल ले लेते हैं, कोई कोर्ट का ऑर्डर आया लेट्स सपोज 25 जून को, और ऑर्डर में लिखा हुआ है कि डिपार्टमेंट को हमको 1 लाख रुपए देना है, ठीक है। अब हमने रिफंड के लिए एप्लीकेशन फाइल करी लेट्स सपोज 30 जुलाई को, ऑर्डर तो 25 जून का ही हो गया, लेकिन हम आलसी थे, हमने 30 जुलाई को एप्लीकेशन फाइल करी। 30 जुलाई से अगर 60 डेज के अंदर पैसा डिपार्टमेंट दे देता है, तब तो कोई इंटरेस्ट नहीं, नहीं देता है 60 डेज के अंदर, तो 61st डे से हमें इंटरेस्ट मिलेगा 9% की रेट से। 9% क्यों? क्योंकि कोर्ट के ऑर्डर के कारण आएगी, 6% नहीं आएगा, यहाँ पे 9% आएगा। ठीक है, आगे देखो। आगे देखो, ये सारी बातें लिखी हुई है कि डिपार्टमेंट को हमको पैसा देना हुआ, 60 डेज के अंदर नहीं देगा तो 6% की रेट से हमें इंटरेस्ट मिलेगा। ये सारी बातें जो मैंने आपको बोली, यही बातें लिखी हुई है। मैं चाहता हूं कि एक भी क्वेश्चन ऐसा ना निकले हमारे हाथों से जो हमको लगे कि यार इंटरेस्ट के बारे में था और हमने देखा नहीं इसको। अब जो चैप्टर नंबर 17 असेसमेंट एंड ऑडिट, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। ये क्या होता है? प्रोविजनल असेसमेंट और फाइनल असेसमेंट, ठीक है। अब प्रोविजनल असेसमेंट और फाइनल असेसमेंट के केस में क्या होता है, लेट्स सपोज हमको रेट या वैल्यू हमको डिसाइडेड नहीं थी। लेट्स सपोज मान के चलते हैं कि जनवरी मंथ में हमने कोई ट्रांजेक्शन किया और हमको समझ में नहीं आ रहा है इस ट्रांजेक्शन का रेट क्या माने या वैल्यू क्या माने, तो हमने प्रोविजनल असेसमेंट कर लिया। और प्रोविजनल असेसमेंट लेट्स सपोज 10 लाख, हमने क्या किया, प्रोविजनल बेसिस पे 1,80,000 रुपीज का जीएसटी जमा करा दिया। जनवरी मंथ का ट्रांजेक्शन था, ड्यू डेट 20 फरवरी होती है, हमने क्या करा, लेट्स सपोज 19 फरवरी को 1,80,000 रुपीज डिपॉजिट करवा दिया प्रोविजनल बेसिस पे, ठीक है। अब फाइनल जो डिपार्टमेंट का जजमेंट आया वो 20 मार्च को आया, और डिपार्टमेंट ने 20 मार्च को बोला कि भाई साहब आपको 2,40,000 जमा कराने चाहिए थे, आपने 1,80,000 डिपॉजिट कराया, मतलब 60,000 रुपीज और पे करने हैं। तो अब आपने कब पे किए, लेट्स सपोज आपने पे कर दिए 31 मार्च को 60,000 रुपीज और पे कर दिए। अब आपको इंटरेस्ट कितने दिन का देना पड़ेगा? इंटरेस्ट आपको 21 फरवरी से, 19 फरवरी से नहीं, 21 फरवरी से इंटरेस्ट देना पड़ेगा। वो एक केस ही था बस कि जिस दिन से आप आईटीसी रॉन्गली यूटिलाइज कर लेते हो तभी अगले दिन से इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाता है, बाकी ड्यू डेट के अगले दिन से इंटरेस्ट लगेगा। 21 फरवरी से इंटरेस्ट लगना शुरू होगा और कब तक लगेगा? 31 मार्च तक का इंटरेस्ट लगेगा, 60,000 रुपीज पे इंटरेस्ट लगेगा और 18% की रेट से इंटरेस्ट लगेगा। समझ में आया? कोई डाउट? कोई डाउट नहीं, ठीक है। अच्छा, सपोज करो उल्टा केस होता कि डिपार्टमेंट बोलता कि आपने 1,80,000 जमा करा दी, लेकिन आपको जमा कराने थे 1,40,000 थी, ठीक है, 40,000 रुपए आपने ज्यादा करा दिया, अब हम आपको रिफंड देंगे। अब लेट्स सपोज हमने रिफंड के लिए एप्लीकेशन फाइल करी 31 मार्च को, ऑर्डर तो 20 मार्च को आ गया। अब 31 मार्च से 60 डेज के अंदर अगर डिपार्टमेंट पैसा दे देता है तब तो कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, और अगर 60 डेज से भी लेट करता है तो 61st डे से क्या होगा, 61st डे से हमको इंटरेस्ट मिलेगा 40,000 रुपए पे 6% की रेट से, जितना भी दिन डिले होगा, 60 डेज के ऊपर जितना भी डिले होगा। ठीक है, समझ में आया आपको? आगे देखो, बस यही सारी बात लिखी हुई है सारे क्वेश्चंस के अंदर, यही है। ठीक है, कल अपन ने मैराथन में क्वेश्चंस भी देखा था इसका। आगे बढ़ जाते हैं।
अच्छा एक बात और, अब ये डिमांड एंड रिकवरी वाला चैप्टर है, इसके अंदर क्या है इंटरेस्ट का केस। इसके अंदर इंटरेस्ट का केस ऐसा है, सपोज करो डिपार्टमेंट ने आपको डिमांड नोटिस दिया, ठीक है। अब उस नोटिस के अंदर अगर डिपार्टमेंट ने इंटरेस्ट के बारे में कुछ नहीं लिखा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको इंटरेस्ट नहीं देना। अगर नोटिस के अंदर इंटरेस्ट के बारे में कुछ भी नहीं लिखा हुआ ना, तो भी आपको इंटरेस्ट तो पे करना ही है। इट इज डीम्ड दैट आपको इंटरेस्ट पे करना ही करना है, वो आप ऑलरेडी अज्यूम्ड है वो चीज, ठीक है। तो ये इंटरेस्ट का पॉइंट था डिमांड रिकवरी वाले चैप्टर के अंदर। हर चैप्टर के अंदर इंटरेस्ट की क्या रेलिवेंस है अपन वो देख रहे हैं, ठीक है। आगे आ जाओ। जो मैंने अभी बात बताई ना, वो आपको कौन से क्वेश्चन में मिलेगी, वो आपको मिल जाएगी क्वेश्चन नंबर 16 में, पेज नंबर 19.10 में। लायबिलिटी टू पे अंडर सर्टेन केसेस, भाई जितनी भी डिमांड है, चाहे वो टैक्स के फॉर्म में हो, इंटरेस्ट के फॉर्म में हो, पेनल्टी के फॉर्म में हो, तो पार्टनर्स को जॉइंटली एंड सेवरली पे करनी पड़ेगी, ये वाली बात लिखी हुई है, ऐसा कुछ खास नहीं है इसके अंदर। तो जीएसटी के अंदर मेनली इंटरेस्ट का यही था, ठीक है। अब अपील्स एंड रिवीजन के अंदर इंटरेस्ट का क्या था, देखो अपील्स एंड रिवीजन के अंदर इंटरेस्ट का ऐसा था, हमने पढ़ा था ना कि अगर आपकी डिपार्टमेंट ने, आपका कोई अपील में केस चला गया, ठीक है। अब आप खुद अपील फाइल कर रहे हो, लेट्स सपोज डिपार्टमेंट ने आपका डिमांड नोटिस निकाल दिया 50 लाख रुपीज का, ठीक है। अब आप खुद एक्सेप्ट कर रहे हो कि जितना अमाउंट आप खुद एक्सेप्ट कर रहे हो कि हाँ जी हमारी गलती थी, तो जितना भी अमाउंट आप एक्सेप्ट कर रहे हो, चाहे वो टैक्स का हो, चाहे वो इंटरेस्ट का हो, चाहे वो पेनल्टी का हो, वो तो आपको पे करना ही पड़ेगा, जितना भी आप एक्सेप्ट कर रहे हो। और जो आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे, तो उस केस में जो टैक्स इन डिस्प्यूट होगा ना, उसका एक परसेंटेज आपको देना पड़ेगा, ठीक है। उसका एक परसेंटेज, अगर वो अपीलेट अथॉरिटी तो 10%, अदरवाइज 20%, अपीलेट ट्रिब्यूनल के केस में 20% आपको देना पड़ेगा। बट जितना आप एक्सेप्ट कर रहे हो, चाहे वो टैक्स का हो, चाहे वो इंटरेस्ट का हो, चाहे पेनल्टी का हो, आपको पे करना पड़ेगा। तो अपील्स एंड रिवीजन के अंदर इंटरेस्ट का इतना ही रोल था बस, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। अब कस्टम के अंदर आ जाते हैं। देखो कस्टम के अंदर क्या सीन है, ध्यान से सुनना। कस्टम का एक रिफंड का वीडियो था, मैंने यूट्यूब पर डाला था, 20-22 मिनट का वीडियो था, वो आप जरूर देखना, हेल्प मिल जाएगी आपको। कस्टम रिफंड के अंदर क्या होता है कि अगर आपने डिपार्टमेंट से कोई पैसा मांगा, डिपार्टमेंट से आपको कोई पैसा चाहिए, आपने डिपार्टमेंट से रिफंड मांगा, तो जिस दिन आपने एप्लीकेशन फाइल करी ना, उसके 3 मंथ्स के अंदर डिपार्टमेंट आपको पैसा दे देगा। अगर नहीं दिया 3 मंथ्स के अंदर, तो 3 मंथ्स के बाद, 90 डेज नहीं है, 3 मंथ्स है, तो 3 मंथ्स के बाद आपको इंटरेस्ट मिलेगा 6% की रेट से। कस्टम के अंदर अगर आपने डिपार्टमेंट से सेक्शन नंबर 74-75 जो ड्रॉबैक वाला चैप्टर था ना, ड्यूटी ड्रॉबैक, जो कि इस अटेम्प्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां अगर वहां पे आपने कोई डिपार्टमेंट से इंटरेस्ट मांगा, मतलब आपका कोई ड्रॉबैक बनता है जो डिपार्टमेंट ने आपको दिया नहीं, तो अगर 1 मंथ के अंदर डिपार्टमेंट ने आपको ड्रॉबैक नहीं दिया, तो 1 मंथ के ऊपर जितना भी पीरियड होगा उस पर आपको 6% इंटरेस्ट मिलेगा। नॉर्मल रिफंड में थ्री मंथ्स, और ड्रॉबैक के केस में 1 मंथ, ठीक है। अच्छा एक बात और सुनना, ये तो बात हो गई लेने की। अगर कस्टम के केस में आपको इंटरेस्ट देना हुआ, तो 3 केसेस बनते हैं, देखो। पहला तो होता है वेयर हाउस वाला केस। वेयर हाउस वाले केस में क्या होता है कि आप अपने गुड्स वेयर हाउस में जमा कराओ, 90 डेज तक तो इंटरेस्ट फ्री रहते हैं वो, और 91st डे से, अगर अगर 90 डेज तक आपने वेयर हाउस में रखा तब तो कोई इंटरेस्ट नहीं देना, अदरवाइज 91st डे से आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा 15% की रेट से, मालूम होगा आपको, ठीक है। अगला पॉइंट ये आता है कस्टम के केस में कि अगर आपने प्रोविजनल असेसमेंट लिया, जैसे जीएसटी में भी लेते हैं वैसे कस्टम में भी अगर आप प्रोविजनल असेसमेंट लेते हो, ठीक है, और बाद में पता चलता है कि कोई डिफरेंस आ रहा था, ठीक है, तो उस केस में पता है क्या होता है। लेट्स सपोज आपने प्रोविजनल असेसमेंट लिया, कोई ट्रांजेक्शन था जो कि 15 दिसंबर को हुआ, ठीक है। बाद में पता चला कि भैया आपने कुछ पैसा कम जमा कराया है, तो इंटरेस्ट जो लगेगा ना वो 1 दिसंबर से लगेगा। अब आप बोलोगे बड़ा ही अजीब प्रोविजन है ना, बट हाँ इस केस में ऐसा ही होता है। मैं आपको क्वेश्चन कराता हूँ, उससे आपको समझ में आएगा। ये देखो, लक्ष्मी कंपनी इंपोर्टेड गुड्स वैल्यूड रुपीज 8 लाख 10 लाख रुपीज बिल ऑफ एंट्री पास की, प्रेजेंट की ऑन 15 दिसंबर, ऑन विच द रेट ऑफ कस्टम ड्यूटी वॉज 20%, ठीक है। 15 दिसंबर को ट्रांजेक्शन हुआ, द प्रॉपर ऑफिसर डिसाइडेड दैट द गुड्स शुड बी सब्जेक्ट टू केमिकल और अदर टेस्ट, एंड प्रोविजनली इन्होंने वैल्यू मान ली 10 लाख रुपीज, और उस पर ड्यूटी पे कर दी 2 लाख रुपए की, प्रोविजनल बेसिस पे, ठीक है। 15 दिसंबर को पे कर दी।
लक्ष्मी कंपनी वांट्स टू वॉलंटरी पे ड्यूटी ऑफ 1,50,000 ऑन 20th जनवरी 2021। फिर इनको एक महीने बाद लगा, मतलब 20 जनवरी को, कि यार थोड़ा 1.5 लाख रुपए और जमा करा देते हैं, क्या पता कहीं कम तो नहीं हो। तो 15 दिसंबर को 2 लाख रुपए दिए और फिर 20 जनवरी को 1.5 लाख रुपए और दे दिए। पहला सवाल आता है क्या प्रोविजनल असेसमेंट ले सकते हैं? आंसर यस ले सकते हैं। अब एंड में ये पता चला 31 जनवरी को ये पता चला कि 4 लाख रुपीस की ड्यूटी पे करनी चाहिए थी, और इन्होंने कितनी जमा कराई? 2 लाख तो एक बार और 1.5 लाख एक बार, मतलब अभी भी 50,000 रुपए जमा कराना बाकी है। अब इंटरेस्ट कैसे कैसे देना पड़ेगा वो देखो आप मेरी बात, ठीक है। अब इस केस में क्या होगा, ध्यान से सुनना। पहले तो देखो 2 लाख रुपए तो इन्होंने 15 दिसंबर को जमा करा दिए थे, अब 1.5 लाख रुपीस लेट जमा कराए, तो अब इस पे भी इंटरेस्ट तो लगेगा। कब से इंटरेस्ट लगेगा? 1 दिसंबर से इंटरेस्ट लगेगा 1.5 लाख रुपीस पे। और कब तक का इंटरेस्ट लगेगा? कब तक का इंटरेस्ट लगेगा? 20 जनवरी तक का इंटरेस्ट लगेगा। 20 जनवरी तक का इंटरेस्ट लगेगा, मतलब कितने दिन हो गए? 1 दिसंबर से लेके 20 जनवरी, तो 51 डेज हो गए थे। 51 डेज हो गए, 20 दिन उधर के और 31 डेज उधर के। और 50,000 रुपए जो जमा ही नहीं कराया अभी तक, अब वो कब जमा कराएंगे अपन? वो अपन ने जमा कराए 31 जनवरी को, लिखा है ना बैलेंस ड्यूटी पेड ऑन द सेम डे। तो अब इस केस में क्या होगा? 50,000 रुपीज पे इंटरेस्ट लगेगा 1 दिसंबर से लेके 31 जनवरी तक। तो दिसंबर 31 का होता है, जनवरी भी 31 का होता है, 62 डेज का इंटरेस्ट लगेगा 50,000 रुपए पे। तो 1.5 लाख रुपए पे इतने दिन का इंटरेस्ट लगेगा, 50,000 रुपीज पे इतने दिन का इंटरेस्ट लगेगा। इस तरह के क्वेश्चन बच्चे अवॉइड करके जाते हैं, और कस्टम है भी बड़ा माना, बट मैं आपको वो एरिया बता रहा हूँ जहां से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आगे आ जाओ। वेयर हाउसिंग के केस में मैंने इंटरेस्ट आपको बता ही दिया कैसे निकालना है, बस यही था मेनली, और कुछ नहीं है इसके अंदर, ठीक है। इतना आप करके चले जाओगे, काम आपका सेट हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्यूटी ड्रॉबैक के बारे में मैंने आपको बता दिया, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्यूटी ड्रॉबैक के केस में ऐसा है कि अगर इंटरेस्ट लेना हो तो 1 महीने के अंदर, अगर नहीं देता डिपार्टमेंट तो 6%, अगर देना हो तो जिस दिन से आपने गलत ड्रॉबैक क्लेम किया, जिस दिन से एक्सेस ड्रॉबैक क्लेम किया, वहां से इंटरेस्ट लगेगा, और इंटरेस्ट देना पड़ेगा अपन को 15% की रेट से। तो जीएसटी में अगर लेना होता है तो 6%, और 9% अगर कोर्ट का ऑर्डर हो तो देना होता है तो 18%। कस्टम के अंदर लेना होता है तो 6%, देना होता है तो 15%, ठीक है। चलिए, थैंक्स अ लॉट, थोड़ा सा लंबा हो गया, बट हाँ अच्छा लगा। टू डू लाइक दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।